ये मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का एक छोटा रूप है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा है, जैसे समाजवादी पार्टी में समाजवादी छात्र संघ है, वैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की बनाई गई एक छोटी पार्टी है और एक्सक्लूसिवली जितने भी पेमेंट आ रहे हैं, जितने भी पैसे आ रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी इनको दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि इस पूरे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे अपना नाम भुना लें, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में आए थे उत्तर प्रदेश से जो चंद्रशेखर रावण का झंडा लेकर दौड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों में होड़ लगी है कि कौन इसको अपना प्रोटेस्ट बताए। नीट की परीक्षा की कोई बात नहीं हो रही है। जहां रह गई विरोध की बात, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फंडामेंटल राइट है सभी विरोध करने वाले कांग्रेसों का। लेकिन जो विरोध उग्र हो जाए, जो विरोध देश के खिलाफ हो जाए, जिस विरोध में अलगाववाद की बू आ रही हो, उस विरोध को कभी भी किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से कल पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं को जबरदस्ती भीड़ में घसीटा गया और लोगों के आवागमन पर रोक लगाने की कोशिश की गई, एक वो बस नागरिकों से भरी हुई थी उस पर पत्थरबाजी की गई, ये बहुत ही गलत है। और मैं मानता हूं कि सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा के उनको पूरा क्रिमिनल बना के इसमें जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में लेगा और प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का या रक्षा मंत्री जी का रिजिग्नेशन मांगेगा तो ये सही नहीं है। आप सवाल पूछिए, आप विरोध करिए, आपको हक है यहां पर आवाज उठाने का, प्रश्न पूछने का, लेकिन वो हक सिर्फ वहीं तक है जहां पर वो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से योग्य है, वैलिड है। अगर असंवैधानिक कोई भी कार्य करके सोचे कि हम सत्ता को गिरा देंगे, भारत को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। तो फिर सरकार पिछले 1 महीने से भी ज्यादा से जंतर मंतर पे ये लोग बैठे थे, उनसे बात क्यों नहीं कर रही थी? तब तो इन्हें लग रहा था छोटा प्रदर्शन है, लेकिन अब तो खुद बातचीत के लिए नड्डा साहब। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए। 2011 में अन्ना हजारे जी का प्रदर्शन हुआ, निर्भया का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अभी जो हमारे सांसद भी हैं, पहले पूर्व सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन उन प्रदर्शन में कहीं भी हिंसा की बू नहीं आ रही थी। इनके जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि 371 दिन से कश्मीर में भी लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, आखिर क्या हुआ? प्रदर्शन कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक ही होना चाहिए। सवाल जवाब का अवसर आपको मिलेगा, आप पूछिएगा, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस गलती को सुधार करेगी। अभी देखिए, कल आप जेपी नड्डा जी से मिल के आते हैं, बातचीत करते हैं, सभी बच्चों को जिन्होंने सुसाइड किया उनको एक्स ग्रेसिया 1 करोड़ रुपए का पेमेंट भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ आप उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 371 दिन कश्मीर में लोग बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। सोनम वांगचुक जी लद्दाख में बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप उग्र प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को मनवाना चाहते हैं? और तीसरी बात, मैं बहुत धैर्यपूर्वक पूरे देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, बांग्लादेश और नेपाल न बनने दें। इस देश के युवा अग्निवीर के रूप में देश की सुरक्षा करते करते अपनी जान गंवा दिए हैं। इस देश के युवा भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं और सबसे पहला नमन मातृभूमि को करते हैं। ऐसे में अगर कोई युवा ये सोचे कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह अपने संसद को जला के राख कर दें, राष्ट्रपति भवन को जला के राख कर दें, प्रधानमंत्री जी के साथ लिंचिंग करें, तो ये सही नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमने तो दूसरे देशों से लोगों को बुलाकर जो अवैध रूप से हमारे देश में आ गए उनके भी अधिकारों को माना है और उनको भी अधिकार दिया है। जब आप देखेंगे कि बंगाल में चुनाव हो रहा था, एसआईआर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो प्रेग्नेंट थी, चली गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ऐसी महिलाओं को रिहैब करके उनकी सारी सुविधाएं दी जाए और जब उनको प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाए उसके बाद ही उनके नागरिकता को तय किया जाए। तो ये वो देश है जो दूसरे के देश के लोगों को भी बचाता है, और ऐसे में अगर कोई अपने देश के ऊपर ही हमला करे, अपने देश के टैक्स पेयरों के पैसे को गलत तरीके से यूज करे, तो वो सही नहीं है। मैं यह भी एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में आकर अपने माता पिता के पैसे पर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग किसी क्रिमिनल केस में फंस गए तो उनके माता पिता के सपनों का, उन बच्चों के सपनों का कहीं ना कहीं मिट्टिया में लेत हो जाएगा और इसमें किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही क्लियर गाइडलाइन है कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, क्रिमिनल केस है, एफआईआर है, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन सर, आपने कहा कि ये आंदोलन केजरीवाल का आंदोलन है, तो केजरीवाल खुद क्यों नहीं आ जाते दीपके को बैठाए हुए? देखिए, वो जानते हैं कि जिस समय केजरीवाल जी इस पूरे आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर देंगे, लोगों के बीच पता चल जाएगा
जाएगा कि ये वही केजरीवाल हैं जो घोटाले करते हैं, ये वही केजरीवाल है जो जेल से सरकार चलाते हैं, ये वही केजरीवाल हैं जो आशियाना बना के शीश महल में रहना चाहते थे। और जिस समय ये बात उभर कर सबके सामने आ जाएगी, उस समय प्रोटेस्ट में भारत का एक भी नागरिक नहीं जाएगा, एक भी युवा नहीं जाएगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, नीट के एग्जाम एक बार फेल हो गया, किसी भी तरीके से पेपर लीक हो गया, उसके लिए विरोध प्रदर्शन हुए और उस विरोध प्रदर्शन के बाद री एग्जामिनेशन के लिए किया गया। सारे बच्चे री एग्जामिनेशन में बिजी हो गए, इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो क्यों नहीं इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? अभी ऑल इंडिया रैंक 2 नीट के एक बच्चे ने कहा है कि मैं क्यों ऐसे प्रोटेस्ट में जाऊं जिसमें देश को तोड़ने की बात होती है। मैं पढ़ूंगा, अपने घर पे रहूंगा और देश की सेवा के लिए अपना पूरा योगदान दूंगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के समय किस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के नागरिकों की सेवा की थी। आपका काम है देश में रह के देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना, और हर नागरिक का यह कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति कि हम अपने देश को क्या दे सकते हैं। अगर आप दे नहीं सकते तो उन गरीब टैक्स पेयरों के पैसा जिन्होंने बसों में, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस में, जिन्होंने पार्लियामेंट में बनने के लिए दिए हैं, उसको ले भी नहीं सकते। पहले आप उस काबिल बने कि देश में कुछ कर सके, तब आप देश से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए देश को सुनना। मैं नहीं मानता कि ये प्रोटेस्ट सही हाथों में है। और जो स्पोक्स पर्सन है वो तो मेट्रो में घूम रहे हैं, वो तो बर्गर खा रहे हैं, वो तो लोगों से कह रहे हैं कि मैं कोई सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहा हूं, मेरा जब मन करेगा तब करेंगे। तो जिस मोटो के साथ आपने शुरुआत की थी कि हम देश की सेवा करेंगे, हम निष्पक्षता से इस नीट पेपर लीक को पूरी मांग करेंगे, वो मोटो रह कहां गया? आपके पूरे जो एसोसिएशन है उस पे खड़े होकर एक व्यक्ति कहता है सीता के पति और नीता के पति। जो स्पोक्स पर्सन है वो कहता है कि हम प्रेमानंद महाराज जी को महाराज नहीं मानते क्योंकि ये मनुवादी सोच है। भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगते हैं, पाकिस्तान का झंडा दिखाया जाता है, हमारी धर्म, संस्कृति और सभ्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस स्थिति में ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीट के पेपर के लीक के लिए था। ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें हटाने की एक कोशिश थी, जिसको कि मैं मानता हूं कि ये दमनकारी कोशिश है और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठ गए प्रधानमंत्री आवास के बाहर, इधर डिम्पल यादव आ गई यहाँ पे जंतर मंतर पे। देखिए, इन लोगों को कोई काम तो है नहीं, सिर्फ प्रदर्शन करना है। जब संसद सत्र चलता है तो संसद सत्र में बैठकर कौन सी बिल आई, कि उसका क्या फायदा होगा, किन लोगों के लिए वो बिल होगा, ये प्रश्न पिछले 14 साल से 12 साल से नहीं पूछे गए हैं। जो पूछना चाहिए वो तो ये पूछते नहीं है, सिर्फ घेराव करते हैं। हमने एक वीडियो देखा कि चंद्रशेखर रावण किसी एक मंदिर की मूर्ति के नीचे बैठकर वो खुद छाता लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको जब प्रोटेस्ट करना चाहिए, लोगों के भागीदारी बनाना चाहिए, आना चाहिए, तब तो आप नहीं आए। जब ये प्रोटेस्ट उग्र प्रोटेस्ट के रूप में जा रहा है तब आप लोगों के सामने आ रहे हैं और इस तरीके से अपना बयान दिखा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी सिमिलर टाइम पे केरल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर क्यों छात्रों के साथ मारपीट, लाठीचार्ज या वाटर कैनन फेंके जा रहे हैं? जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है वही प्रोटेस्ट तो केरल में चल रहा है। केरल में ऐसा आपको क्या करने की जरूरत है, उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मीडिया पत्रकारों के द्वारा इन्हें पूछा जाता है कि अगर SIR की बात गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में बात क्यों नहीं हटाते हैं, तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये इसी लोकतंत्र को भारत में बचाने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं और जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरवेन कीजिए। आखिर ये क्या चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बन जाए जहां अमेरिका के राष्ट्रपति आए और यहां के प्रधानमंत्री को उठाकर लेकर जाए और कहे कि लोकतंत्र खतरे में है? ईरान जैसी स्थिति भारत की पैदा करना चाहते हैं? तो कभी भी ये विपक्ष का नेता हुए नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पूरे देश में एडवाइजरी जारी हो रही थी कि सभी लोग अंदर रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले क्योंकि युद्ध चल रहा है, यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते थे कि कोई भी ऑपरेशन सिंदूर का काम नहीं चल रहा है, ये सिर्फ हवाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे कि लोगों को अंदर रहना पड़े। यानी कि भ्रम फैलाने की स्थिति उस समय पैदा कर रहे थे। आज जब अमेरिका ने माना कि पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाइए, तब भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि ये विपक्ष
विपक्ष के लोग हैं। इजराइल ने जब ईरान के ऊपर युद्ध किया तो वहां के विपक्ष ने कहा कि जो हमारी मदद आपको चाहिए हम सब मदद देने के लिए तैयार हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं, हमारी राजनीति बाद में है, हमारा देश पहले है। इस देश का विपक्ष ये क्यों नहीं कहता है? इस देश का विपक्ष ऐसे कॉकरोचों से क्यों नहीं जाके कहता है कि आप प्रदर्शन करिए, पूरे भारत में रैली निकालिए, लेकिन उग्र प्रदर्शन ना करिए, कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, पुलिस वालों के साथ मारपीट नहीं कीजिए, बसों पर ईंटें पत्थर नहीं चलवाइए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कीजिए, पत्रकारों के साथ ससम्मान पेश आइए। ऐसा कोई भी बयान किसी भी पार्टी के द्वारा जारी नहीं होता है। ये लोग बल्कि दूसरी तरफ बोलते हैं कि जब बांग्लादेश और नेपाल में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। इसका साफ मतलब है कि ये खुद चाहते हैं कि उग्र प्रदर्शन यहाँ पर हो और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान से फंड यूज करें। मतलब ये विदेशी फंडिंग हो रहा है जी, 100% विदेशी फंडिंग से हो रहा है। जब वैश्विक मंदी से हम गुजर रहे हैं और जब अमेरिका और चाइना साफ तौर पर यह मान रहा है कि अगली उभरती हुई शक्ति भारत है, तो ऐसी स्थिति में भारत को दबाने के लिए क्या करना चाहिए? वहां पर आंतरिक गृह युद्ध कराने चाहिए, जिस गृह युद्ध की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो, यहाँ के जो नेतृत्व इस अर्थव्यवस्था को आगे लेकर बढ़ रहा है उस नेतृत्व को कहीं ना कहीं उसके पद से हटाया जाए और फिर से अपना शासन पूरे विश्व में चलाया जाए। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। ये आम आदमी नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये कभी भी अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों को साकार नहीं होने देंगे। उस पर पानी फिर कर रहेगा। पूरे देश के युवा प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। लेकिन कॉकरोच पार्टी पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिख रही है, दोनों में क्रेडिट लेने का हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कल हमारे चैनल पे बोला है कि जितने बंदे उन अरेस्ट हुए हैं इस आंदोलन में, कल पुलिस पे हमला करने में, सब की जमानत अरविंद केजरीवाल जाके थाने पर उनको छुड़वा रहे हैं। जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसमें एक पार्टी और ऐड कर दीजिए और वो भीम पार्टी है, भीम आर्मी की पार्टी। भीम आर्मी के लोग भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन हमारा है, क्योंकि अभिजीत दीपके उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं और उन्होंने शुरू से नारा दिया है जय 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 भीम। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच होड़ मची है। लोगों को ये लग रहा है कि 2027 में यूपी का चुनाव है, उसमें अभिजीत दीपके को एक टूल की तरह उपयोग करेंगे और भीम आदमी पार्टी की तरफ से आंतरिक खबर है कि एक सीट का भी उन्हें वो आवंटन करने की बात कही गई कि दीपके को कि आप यूपी से चुनाव लड़िए और इस सीट पे हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की एक छोटी सी कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर नीट के छात्रों की बात होती तो खान सर ने शुरुआत में ही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज रखना चाहिए था कि नीट के छात्रों की बात हो, दूसरी कोई बात ना हो। लेकिन सर बिल्कुल नीट के अलावा बाकी बातें भी वहाँ पे हो रही है, लेकिन